हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया बच्चों रिटर्न्स टू फैक्टर या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को और आपने बोला रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, ऑल आर सेम थिंग। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, आप लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में ये पढ़ा कि जब भी हम शॉर्ट रन में, ध्यान रखिएगा शॉर्ट रन पीरियड की बात हो रही है बच्चों, शॉर्ट रन में हम जब फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं, एक बात ध्यान रखें, शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड, आप लोगों ने पढ़ लिया। तो हम सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को मोर एंड मोर इंक्रीज कर रहे थे, फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर्स को मोर एंड मोर इंक्रीज कर रहे थे, बिकॉज in short run we can increase the level of output only by increasing variable factors, fixed factors remain fixed, ऐसा आप लोग को पता है। तो जैसे ही हमने वेरिएबल फैक्टर्स को मोर एंड मोर एम्प्लॉय किया ऑन फिक्स फैक्टर विद फिक्स फैक्टर, तो क्या देखा, टीपी इनिशियली, टीपी फर्स्ट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट जो था इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हुआ। आफ्टर दैट टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ा, and then finally TP starts falling या फिर TP increase at negative rate, ऐसा हमने पढ़ा। MP की बात करें तो initially MP first arise then fall and finally becomes negative, ऐसा हमने पढ़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या रिटर्न्स टू फैक्टर में हम लोगों ने इस लॉ को 3 स्टेज में डिवाइड किया था बच्चों, 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 क्या था, स्टेज 1 का क्या नाम था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इस स्टेज में क्या हो रहा था बच्चों, इस स्टेज में टीपी इंक्रीज हो रहा था इंक्रीजिंग रेट से और एमपी राइज हो रहा था। जहां स्टेज 1 का एंड हुआ और स्टेज 2 शुरू हुई, उस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या फिर पॉइंट ऑफ कर्वेचर। उसके बाद सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, सेकेंड स्टेज में टीपी इंक्रीज हुआ डिक्रीजिंग रेट से और एमपी फॉल हुआ था सर। और जहां सेकंड स्टेज खत्म होती है, थर्ड स्टेज शुरू होती है, उस पॉइंट को हमने बोला जहां टीपी मैक्सिमम था, उसको हमने बोला पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और फिर थर्ड स्टेज में क्या हुआ, टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। ये थी 3 स्टेजेस। इन तीनों स्टेजेस को आपको मैं दिखा देता हूं बच्चों, ध्यान से सुनना। मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान स्टेज थी, बहुत ही आसान टॉपिक था बच्चों आपका। तो 3 स्टेजेस यहां पर हमारे पास थी, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 क्या था, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इस स्टेज में क्या हो रहा था बच्चों, एमपी इंक्रीज था, एमपी इंक्रीज था और टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था। पहले देखो 10 से इंक्रीज हुआ, फिर 20 से इंक्रीज हुआ, ओके। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या था बच्चों, सेकंड स्टेज में एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग एंड टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। कौन से रेट से बच्चा, डिक्रीजिंग रेट से, ठीक है। यहां 15 से इंक्रीज होता दिख रहा होगा आपको, उसके बाद 7 से इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद टीपी जब मैक्सिमम होता है तो एमपी 0 होता है, ध्यान रखें। जहां पर एमपी 0 होता है, यहां स्टेज 2 खत्म हो जाती है बच्चों, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। उसके बाद बच्चों स्टेज 3 की हम बात करते हैं, एमपी बिकम्स नेगेटिव एंड टीपी इंक्रीज एट नेगेटिव रेट या टीपी फॉल होता है, आप ये बोल सकते हैं। ये थी 3 स्टेजेस, स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, स्टेज 2 डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। डन। उसके बाद हम लोगों ने बनाया बच्चों डायग्राम। डायग्राम में आप देखो ध्यान से कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन कहां है, उसके बाद स्टेज 1 कहां खत्म है, स्टेज 2 कहां खत्म है, स्टेज 3 क्या है, ये आप ध्यान रखें। जहां पर एमपी मैक्सिमम है उसे आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां एमपी 0 है उसको आप बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों। उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ी फेज 1 की भी, फेज 2 की भी और फेज 3 की भी। तो हमने ये बोला कि अ रैशनल प्रोड्यूसर will always operate in stage 2। why stage 2, ध्यान से सुनना। एक रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 2 में ऑपरेट क्यों करेगा, तो उसके रीजन हमने पढ़े बच्चों। उसे बोला हमने फेज ऑफ ऑपरेशन, फेज ऑफ ऑपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट। तो अ रैशनल प्रोड्यूसर will always operate in stage 2। why, because in stage 1 में क्या होता है, स्टेज 1 में हम जब
लेबर को मोर एंड मोर इंप्लॉय करते हैं तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो हमें ये दिखता है कि अभी और प्रॉफिट हो सकते हैं। जब स्कोप है प्रॉफिट और ऐड करने का तो क्यों नहीं आप आगे बढ़ोगे, ऑब्वियस आप आगे प्रोडक्शन को बढ़ाओगे क्योंकि स्कोप अभी है प्रॉफिट बढ़ाने का। जब स्कोप खत्म हो जाएगा कि हाँ नहीं लगता कि प्रॉफिट होगा, हम रुक देंगे। हम कब रुकते हैं? स्टेज 2 पे हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टेज 3 में एंटर करेंगे, अगर कोई भी प्रोड्यूसर स्टेज 3 में एंटर करेगा तो उसका टीपी फॉल होगा और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चला जाएगा। तो व्हाई अ प्रोड्यूसर विल ऑपरेट इन स्टेज 3? नेवर। इसीलिए एक रैशनल प्रोड्यूसर हमेशा स्टेज 2 में ऑपरेट करता है, क्योंकि स्टेज 2 के अंदर जो फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हैं, दे आर ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। मेन रीजन इज देयर, इसलिए हम ऑपरेट करेंगे स्टेज 2। अब जो आज का टॉपिक है बच्चों, उस पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चा वो है कि व्हाट आर द रीजंस। मैंने कल आपको कहा था, लास्ट क्लास में कहा था कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा कि स्टेज 1 में टीपी इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ रहा है, स्टेज 2 में टीपी डिक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ रहा है, स्टेज 3 में टीपी फॉल क्यों हो गया। तो आज की क्लास में अभी हम डिस्कस ये करेंगे इन डिटेल कि स्टेज 1 में टीपी इंक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ता है, व्हाई इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर ऑपरेट्स। फिर पढ़ेंगे सेकंड स्टेज में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर में टीपी डिक्रीजिंग रेट से क्यों बढ़ता है, एमपी फॉल क्यों होता है, और स्टेज 3 में एमपी नेगेटिव क्यों चला जाता है, टीपी फॉल क्यों हो जाता है। वो जो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आप कोई भी एग्जांपल लेके चलिए। मान लीजिए एक मशीन है जिसपे आप 6 से 7 लेबर इंप्लॉय कर सकते हैं। एक मशीन है जिसपे आप 6 से 7 लेबर इंप्लॉय कर सकते हैं, और शुरू में अब जब स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन को, आप एकदम 7 लेबर नहीं लगा देते हैं। आप शुरू करते हैं 1 लेबर से, 2 लेबर से, 3 लेबर से। आप मशीन के ऊपर बोले तो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर को इंप्लॉय करते हैं। क्या बोला मैंने? फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर आप वेरिएबल फैक्टर को इंप्लॉय करते हैं। आप लेबर का डिवीजन करते हैं फिक्स्ड फैक्टर के साथ। लेबर का क्या करते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क तो सुना ही होगा। जब लेबर को वर्क दिया जाएगा, लेबर को डिवाइड किया जाएगा अलग अलग स्पेशल टास्क में, तो लेबर अपना स्पेसिफिक वर्क, अपना स्पेशलाइज्ड टास्क कर रही होगी। जब लेबर को इंप्लॉय करेंगे फिक्स फैक्टर के ऊपर, शुरू में थोड़ी सी लेबर हमने लगाई है। जब स्टार्टिंग में जो लेबर लगाते हैं ना बच्चों, वो लेबर का नंबर बहुत कम है अभी, लेकिन फिक्स फैक्टर्स टू लार्ज है, क्योंकि आपने प्रोडक्शन शुरू किया है। फिक्स फैक्टर तो लेके आ गए आप, लेकिन लेबर आप 1 लगा रहे हो, 2 लगा रहे हो, 3 लगा रहे हो, और अभी कैपेसिटी बहुत पड़ी हुई है। तो फिक्स फैक्टर जो है दे रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड, उनका जो यूटिलाइजेशन है वो अंडर है, और जो उनका आउटपुट है ना बहुत तेजी से आता है। आप लेबर को डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन आएगी, और जो फिक्स फैक्टर है वो रिमेन अंडर यूटिलाइज, अभी कैपेसिटी बची हुई है, दे विल गिव मोर रिटर्न। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्टेज 1 में फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन अंडर या फिर बेटर यूटिलाइज्ड, देयरफॉर टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। मेरी बात सुनना ध्यान से। फर्स्ट स्टेज का क्या रीजन है? लिख रहा है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ध्यान से सुनना बच्चा, ध्यान से। इन द फर्स्ट फेज द सप्लाई ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, मतलब लैंड मान लो, मशीन मान लो, इज टू लार्ज, लेकिन जो लेबर लगाते हैं, रॉ मटेरियल लगाते हैं, वो भी बहुत कम है। अभी शुरू किया हमने प्रोडक्शन को। सो फिक्स्ड फैक्टर्स आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, दे आर बेटर यूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड, देयरफॉर टीपी या टोटल आउटपुट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। वेरी सिंपल, समझ में आ गया यहां तक आपको बच्चों? उसके बाद स्टेज 1 का सेकंड रीजन क्या है? एफिशिएंसी, इंक्रीज एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी बच्चा? वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी। वेरिएबल फैक्टर में क्या आता है सर? वेरिएबल में आता है बच्चों लेबर, मेन लेबर है। तो एफिशिएंसी लेबर की बोल रहा है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। व्हाई? मैंने आपको बोला कि आप फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर लेबर को डिवाइड कर, आप लेबर को लगा रहे हो उसके काम पे, उसके स्पेशलाइज्ड टास्क पे। कोई भी लेबर को जब हम टास्क देते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं, तो वही टास्क देते हैं ना जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। हम वही कर रहे हैं, जिस काम में, जिस वर्क में एक लेबर स्पेशलाइज है, उसे वो काम दिया जा रहा है। When there is specialization, there is efficiency. जब एक लेबर स्पेशलाइज होगा, सोचो कोई भी पर्सन, कोई भी वर्कर जो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है,
वो थोड़ी सी इनपुट से ज्यादा आउटपुट देता है कि नहीं देता है। एक है अनस्किल्ड अनस्पेशलाइज्ड लेबर, एक है स्पेशलाइज्ड लेबर। आपने स्पेशलाइज को लगाया, वो स्पेशलाइज्ड लेबर थोड़ी सी इनपुट से आपको बहुत ज्यादा आउटपुट देगा कि नहीं। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज में ऐसा ही होता है, जब हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं ना तो स्पेशलाइजेशन आती है, स्पेशलाइजेशन आती है ना तो एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी किसके अंदर आती है? लेबर की एफिशिएंसी आती है। और अगर लेबर की एफिशिएंसी आएगी तो टीपी विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। सिंपल, ये लिखा है कि when the variable factors are increased and combined with fixed factor, आप लैंड के ऊपर या मशीन के ऊपर लेबर को लगा रहे हो तो जो लेबर है यूटिलाइज मोर एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज होगा। एट द सेम टाइम देयर इज ग्रेटर कॉपरेशन एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। लेबर में क्या आएगी? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन रिजल्ट इन एफिशिएंसी, आपको अच्छे से पता है, इसीलिए टिप इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। ये जो एफिशिएंसी है, ये जो कॉपरेशन है, ना स्टेज 2 में होगी ना स्टेज 3 में होगी। स्टेज 3 में तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सुनिए बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि व्हाई इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर ऑपरेट। थर्ड रीजन इज देयर इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। ध्यान से सुनना बच्चा, इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। बच्चों आपने देखा होगा कि लेबर को आप डिवाइड कर सकते हो, रॉ मटेरियल को आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन मशीन को आप टुकड़ों में डिवाइड कैसे कर सकते हो? आप लैंड को कैसे स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर सकते हो? नहीं। तो फिक्स्ड फैक्टर्स जो होते हैं बच्चों, फिक्स्ड फैक्टर्स आर इनडिविजिबल इन नेचर। तो अल्टीमेटली करना क्या पड़ता है आपको? आपको फिक्स्ड फैक्टर्स तो डिवाइड नहीं करने पड़ते, आपको लेबर का डिवीजन करना होता है। किसके ऊपर? फिक्स्ड फैक्टर्स के ऊपर। जब आप लेबर का डिवीजन करते हो ना फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर, तो लेबर का डिवीजन हम वहां करते हैं जहां उसको लगाना चाहिए, हम वहां लगाते हैं। जैसे हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट में, यही बात बोल रहा है कि जब आप ये देखते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर्स आर कंबाइंड विद वेरिएबल फैक्टर्स, तो क्या होता है कि जो फिक्स्ड फैक्टर्स हैं वो कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते स्मॉल यूनिट्स में। तो वंस एन इन्वेस्टमेंट इज मेड, once an investment is made in an indivisible fixed factors, जब भी आप लैंड परचेज कर लोगे या मशीन परचेज कर लोगे तो क्या करना पड़ेगा? आप लैंड या मशीन को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, आप मोर एंड मोर यूनिट्स को उस लैंड के ऊपर या मशीन के ऊपर लगाते जाएंगे। जैसे ही आप लेबर को लैंड के ऊपर या मशीन के ऊपर लगाते जाएंगे, वैसे ही फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं उनकी यूटिलाइजेशन इंप्रूव होती जाएगी। मेरी बात समझ में है आपको? एक मशीन है, उसको आपने देखा कि शुरू शुरू में जब लेबर को आपने लगाया, फ्यू लेबर टू लार्ज फिक्स फैक्टर, तो मशीन जो थी वो अंडर यूटिलाइज थी। लेकिन जैसे जैसे आपने ये देखा कि फिक्स फैक्टर तो डिवाइड मैं नहीं कर सकता, मुझे लेबर ही मोर एंड मोर लगानी पड़ेगी, आप लगाते चले गए। जैसे ही आप मशीन के ऊपर या लैंड के ऊपर मोर एंड मोर लेबर लगाते चले गए, वैसे ही मशीन यूटिलाइज होती चली गई। मशीन को जितना ज्यादा यूटिलाइज करोगे, जितना उससे रिटर्न लोगे उतना अच्छा है। और रिटर्न वो कैसे ले पाओगे ज्यादा? जब आप उस पर मोर एंड मोर लेबर को इंप्लॉय करोगे। मशीन खाली पड़ी हुई है, लेबर लगाई नहीं है, कैसे आउटपुट देगी मशीन? तो मशीन पे आपने क्या किया? मोर एंड मोर लेबर को लगाया, और जो फिक्स फैक्टर है, जो मशीन है या लैंड है, वो बेटर यूटिलाइज होता चला गया, और आपका रिटर्न जो है वो इंक्रीजिंग रेट से आता चला गया। ऐसा होता है स्टेज 1 में। तो 3 रीजन आर देयर: बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ लेबर इन वेरिएबल फैक्टर, तीसरा इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। इसकी वजह से लेबर को हमने मोर एंड मोर लगाया और प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से आया। बहुत सिंपल था बच्चों। ये था आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर के 3 रीजन। अब मेरी बात सुनना बच्चों ध्यान से, कि हम मोर एंड मोर लेबर एक मशीन के ऊपर कब तक लगा सकते हैं? ये कोई लिमिट तो होगी। एक मशीन के ऊपर जितनी लेबर मैं लगा सकता हूं, उसके बाद तो मैं मोर एंड मोर लेबर की बातें नहीं कर सकता ना बच्चों। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब जितनी कैपेसिटी मशीन की है उतनी ही लेबर मैं उस पर लगा सकता हूं। जिस दिन वो सिचुएशन आ गई कि जितनी लेबर मशीन पे लगा सकता हूं उतनी ही मैंने लगाई है, उस समय मैं बोलूंगा मशीन इज ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड। जब वो सिचुएशन आएगी उस दिन आपका टीपी मैक्सिमम होगा। मतलब मेरी बात समझो आसान भाषा में, एक मशीन की आउटपुट देने की कैपेसिटी
फिक्स्ड होती है। कोई भी मशीन इनफाइनाइट अनलिमिटेड प्रोडक्शन नहीं दे सकती। हर मशीन, हर लैंड एक लिमिट है कि इतना आउटपुट देगा, इससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं। तो वो जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको आप निकालना चाहते हो ना, और आपको याद होगा कि टोटल प्रोडक्ट जो मैक्सिमम होता है वो स्टेज 2 में होता है। एग्जैक्टली टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम स्टेज 2 में होता है, वहां तक आप पहुंचना चाहते हो। हमने पढ़ा था, एक टेबल दिखाता हूं बच्चों में आपको। हमने ये देखा कि टोटल प्रोडक्ट जो था बच्चा, वो आपका जब मैक्सिमम था ना, तो आपने एक मशीन और 7 लेबर इंप्लॉय की थी, याद है आपको? एक मशीन 7 लेबर, तो आपका टोटल प्रोडक्ट 15 और 15 मैक्सिमम आ गया था। तो एक मशीन और 7 लेबर, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसको आप बोलते हो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। तो आप मोर एंड मोर लेबर लगाए जा रहे हो, कब तक लगाओगे? बस 7 लेबर तक, उसके बाद मोर एंड मोर नहीं लगा सकते आप। जबरदस्ती आपने लगा भी दिया तो टीपी फॉल हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन जब आ गया ना, तो टीपी आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम स्टेज 2 में लिखेंगे ना कि स्टेज 2 में आते आते एक ऐसा कॉम्बिनेशन आता है जहां जितनी कैपेसिटी मशीन की है उतनी लेबर हम लगा चुके होते हैं, और वो कॉम्बिनेशन आते ही टीपी आपका मैक्सिमम हो जाता है। और उस कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, जिसके बाद आप और बढ़ा ही नहीं सकते लेबर को। इस कॉम्बिनेशन पे लेबर को कैपिटल से, कैपिटल को लेबर से आप सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते। जितनी मशीन चाहिए, जितने फिक्स फैक्टर चाहिए उतने चाहिए, उसके ऊपर जितनी लेबर चाहिए उतने ही लेबर चाहिए। यू कांट सब्स्टिट्यूट लेबर फॉर कैपिटल, कैपिटल फॉर लेबर। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फैक्टर्स की भी एक लिमिट होती है, वो लिमिट यहां पे खत्म हो जाती है कि आप लेबर से कैपिटल, कैपिटल से लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ज्यादा लेबर लगा ली, कम कैपिटल लगा ली, ज्यादा कैपिटल लगा ली, कम लेबर लगा ली। स्टेज 1 में हो सकता है, स्टेज 2 में इज नॉट पॉसिबल। तो स्टेज 2 का नाम क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये कब ऑपरेट होते हैं? ध्यान से सुनना बच्चों। पहला पहला पॉइंट है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। मैंने बता दिया आपको ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन क्या है। हमारे नोट्स के हिसाब से जो हमने क्लास में लिखी, क्लास में टेबल बनाई, उसमें था कि एक मशीन और 7 लेबर, एक कैपिटल और 7 लेबर, ऐसा कॉम्बिनेशन था जिसने आपको मैक्सिमम टीपी दिया। तो इसको बोलते हैं आप ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। यहां लिख रहा है among the different combination between variable and fixed factor। डिफरेंट कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बच्चों? हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, 1 मशीन 1 लेबर, 1 मशीन 2 लेबर, 1 मशीन 3 लेबर, बहुत सारे हमारे पास कॉम्बिनेशन है। अमंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन, इन सभी कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन ऐसा है जो ऑप्टिमम है। वो कौन सा है बच्चा? वो है आपका एक मशीन और 7 लेबर का। एक मशीन और 7 लेबर का कॉम्बिनेशन जो है वो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है। जब ये कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो आपका टीपी मैक्सिमम हो जाएगा और एमपी आपको फॉलिंग दिखेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपका है आपको डिमिनिशिंग होता हुआ दिखेगा। स्टेज 2 में ऐसा ही होता है, आप देख रहे हो। स्टेज 2 में क्या हो रहा है? एमपी फॉल होता है, टीपी मैक्सिमम रहता है या टीपी डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है। तो स्टेज 2 का रीजन क्या है? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? रीजंस पूछे जाएंगे आपसे स्टेज 1 के, स्टेज 2 के, स्टेज 3 के, आपको बताना। ठीक है। उसके बाद बच्चों एक रीजन और है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मैंने आपको बोला कि लेबर को कैपिटल से, कैपिटल को लेबर से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। स्टेज 1 में क्या होता है? प्रोडक्शन शुरू हुआ है, फिक्स फैक्टर्स आपके पास बहुत सारे हैं, वेरिएबल फैक्टर बहुत थोड़े से हैं, तो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। लेकिन जब वो लिमिट आ जाएगी, वो सिचुएशन आ जाएगी कि आपको जितनी लेबर चाहिए एक मशीन के ऊपर उतनी ही आपको लगानी पड़ेगी। इसका मतलब कि आप अब सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पा रहे। आप लेबर को कैपिटल से, कैपिटल को लेबर से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। उस समय पर हम बोलेंगे कि स्टेज 2, टीपी मैक्सिमम वाली स्टेज जब आ गई, इस समय पर अब आप लेबर को कैपिटल से, कैपिटल को लेबर से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। एक लिमिट होती है सब्स्टिट्यूशन करने की। तो बोल रहा है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर occurs because fixed and variable factors are imperfect substitute of one another। बच्चों
सेकंड स्टेज तक आते आते लेबर और कैपिटल आपस में बन जाते हैं इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। वहां पे आप लेबर को सेक्रीफाइस करके कैपिटल को गेन नहीं कर सकते, कैपिटल को गेन करके लेबर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते आपस में एक दूसरे को। उस समय पर आपका टीपी जो है वो मैक्सिमम पहुंच जाता है। उसके बाद भी अगर आप लेबर को इंक्रीज करेंगे, आप एक मशीन पे ओवर क्राउड कर देंगे लेबर का, तो टीपी फॉल भी हो सकता है। तो स्टेज 3 में क्या होता है बच्चों? स्टेज 3 में यही होता है कि आपके पास जो फर्स्ट स्टेज की हम बात करें, स्टेज 1 में आपके पास फिक्स फैक्टर्स बहुत सारे थे, वेरिएबल बहुत थोड़े से थे, थोड़ी थोड़ी लेबर आप इंप्लॉय कर रहे थे, लेकिन आपने क्या किया? आपने वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को बढ़ाना शुरू किया। मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर आप इंप्लॉय करते चले गए, एक मशीन के ऊपर, एक लैंड के ऊपर। एक समय ऐसा आया, मशीन की कैपेसिटी फुल हो गई, लेबर की कैपेसिटी फुल हो गई, उसके बाद भी अगर आप लेबर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? फिक्स्ड फैक्टर्स कम पड़ जाएंगे, वेरिएबल फैक्टर बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी स्टेज है, ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब वेरिएबल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और फिक्स फैक्टर्स कम पड़ जाते हैं, तो वो स्टेज 3 है। अगर ऐसा हो गया एक मशीन पे या एक लैंड पे, किसी भी फिक्स फैक्टर पे वेरिएबल फैक्टर ओवर क्राउडेड हो गए, तो आपका टीपी बढ़ेगा नहीं, आपका टीपी मैक्सिमम भी नहीं हो सकता, आपका टीपी फॉल होने लगेगा, टोटल प्रोडक्ट विल फॉल। तो इन स्टेज 3 ऐसा ही होता है कि लेबर को बहुत ज्यादा इंप्लॉय कर चुके होते हैं आप, उस समय प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन रोक देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि टीपी आपका फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जिस सिचुएशन में फिक्स्ड फैक्टर लिमिट हो जाए, लिमिटेशन में मतलब कम पड़ जाए, उस समय पर आपका टीपी फॉल होगा, वो स्टेज 3 में होता है। स्टेज 3 का रीजन क्या है बच्चों? स्टेज 3 का रीजन है कि लिमिटेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, लेबर बहुत ज्यादा लग गई है, फिक्स्ड फैक्टर कम पड़ गए हैं, अब दोनों में कोऑर्डिनेशन पुअर हो गया। स्टेज 1 में वेरिएबल फैक्टर्स थोड़े से थे, फिक्स फैक्टर्स थोड़े से थे, वेरिएबल बहुत ज्यादा थे, आप इंप्लॉय कर रहे थे, लेकिन फिक्स फैक्टर यूटिलाइज हो रहे थे आराम से, ओवर क्राउड नहीं हुई थी मशीन, तो वहां पर कोऑर्डिनेशन प्रॉपर था। अभी क्या हुआ? मशीन के ऊपर लेबर बहुत ज्यादा ही लग गई है, मशीन ओवर क्राउडेड हो गई है, तो इस समय पर लेबर में और कैपिटल में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल भी नहीं होगा, इनएफिशिएंसी भी आ सकती है। इस वजह से आपका टीपी जो होगा बच्चों, वो फॉल होगा इंस्टेड ऑफ राइजिंग। समझ में आपको? अब अगर लेबर को आपने बहुत ज्यादा ही लगा दिया मशीन पे, तो लेबर एफिशिएंसी से काम तो नहीं कर पाएगी, बहुत सारी लेबर, भीड़ हो गई है एक मशीन के अंदर, भीड़ हो गई है एक फैक्ट्री के अंदर, तो क्या होगा? आपस में सब लेबर टकराएंगे, यहां से वहां बातचीत होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, इक्विपमेंट्स कम पड़ जाएंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी, टूल्स कम पड़ जाएंगे, एक लेबर दूसरे लेबर से मांगेगा मुझे ये टूल दे दे, मुझे ये टूल दे दे, तो बहुत दिक्कत आने वाली है। ओवर क्राउडेड ऐसा ही होता है, इस समय में लेबर की एफिशिएंसी कन्वर्ट हो जाएगी इनएफिशिएंसी में, और जब इनएफिशिएंसी आ गई तो आपका टीपी राइज तो नहीं होगा, आपका टीपी विल फॉल एंड एमपी बिकम्स नेगेटिव। तो पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना, पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। हाउ? कैसे एफिशिएंसी डिक्रीज होगी? कह रहे अगर आप लेबर को कंटिन्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन की एडवांटेज एक लिमिट तक आती है, वो नहीं आएगी अब, क्योंकि आपने लेबर को बहुत ज्यादा ही बढ़ा दिया। अब एफिशिएंसी बदल जाएगी इनएफिशिएंसी में, और टीपी आपका फॉल होगा, एमपी आपका नेगेटिव चला जाएगा। मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, तीनों ही स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट फेज कौन सा था? एक रैशनल प्रोड्यूसर कौन से फेज में ऑपरेट करेगा? बहुत सिंपल आंसर है, जिस स्टेज में आपके फैक्टर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड होंगे। कैसे बच्चा? ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड होंगे, उस स्टेज में एक रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट करना चाहेगा। ऑप्टिमम मतलब ना अंडर यूटिलाइज्ड ना ओवर यूटिलाइज्ड, ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड। तो स्टेज 2 इज बेटर फॉर अ प्रोड्यूसर। और दूसरी बात क्या है बच्चों? दूसरी बात यह है बच्चों कि आपका टीपी स्टेज 2 में मैक्सिमम चला जाता है। जब आपका टीपी मैक्सिमम होगा और फैक्टर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज्ड होंगे, वो स्टेज आपके लिए बेटर है।
इसीलिए स्टेज टू का नाम क्या है बच्चों? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। तो स्टेज टू इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर अ प्रोड्यूसर, इसीलिए स्टेज टू के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक बना दिया, स्पेशल लॉ बना दिया, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज अ पार्ट ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत सिंपल सी बात है, मेरी बात सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं बच्चों। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स is a part of law of variable proportion. So we can say that the law of variable proportion is an extension of law of diminishing returns, क्योंकि law of variable proportion तो तीनों स्टेज को कवर करता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स को भी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स को भी, नेगेटिव रिटर्न्स को भी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैशनल प्रोड्यूसर उस लॉ के हिसाब से ही चलता है कि मेरा एमपी फॉल होना चाहिए, टीपी मैक्सिमम जाना चाहिए, और फैक्टर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ये कहता है कि जैसे जैसे आप फिक्स फैक्टर्स के साथ मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर लगाते हो, वैसे वैसे आपका एमपी फॉल होता है। बात कर रहा हूं डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। एमपी आपका फॉल होता है और टीपी आपका डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा होता है। ये आपका होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो अगर आपको क्वेश्चन बने कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो आप क्या बोलोगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टेट्स दैट व्हेन वी कंबाइंड या employ more and more units of variable factors with fixed factors, then MP must fall। हम सिर्फ स्टेज टू की बात कर रहे हैं, तो MP must fall। ठीक है, MP फॉल होगा, और इस लॉ को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्ट। वेरी वेरी सिंपल। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टॉपिक में आप जो टेबल बनाएंगे, उस टेबल में आप एक 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 ही क्या है? फिक्स फैक्टर से। फिक्स फैक्टर तो कांस्टेंट रहेंगे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कौन से पीरियड की लॉ है? ऑब्वियस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का पार्ट है, तो शॉर्ट रन की ही होगी। शॉर्ट रन की ही है सर, और शॉर्ट रन में एक फैक्टर तो फिक्स रख के चलते हैं हम, बाकी वेरिएबल लेके चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 ये लेबर हो गया। तो रेशियो तो डिफरेंशिएटेड आएगा, रेशियो तो वेरिएबल आएगा ही आपका, क्योंकि शॉर्ट रन की बात हो रही है। और आपका जो एमपी है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है स्टेज टू में, वो फॉल होता है। तो आपने ले लिया फॉल, कोई भी टेबल ले लो, 12 10 8 6 4 फॉलिंग ले लिया। आप ध्यान रखना कि स्टेज टू में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जाता है स्टेज थ्री में। तो एमपी फॉलिंग दिखा दिया, और एमपी को सम करके आपने टीपी निकाल लिया। सबसे आसान तरीका ये है कि आप एमपी को याद कर लो। एमपी को याद करोगे तो टीपी को निकाल पाओगे, एमपी को ऐड करके, सबमिशन करके। तो 12 प्लस 10 22, 22 प्लस 8 30, देन 36, देन 40। तो आपने क्या देखा कि सेकंड स्टेज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में आपका एमपी तो हो रहा है फॉल, और टीपी आपका बढ़ रहा है डिक्रीजिंग रेट से। कौन से रेट से बच्चों? डिमिनिशिंग या फिर डिक्रीजिंग रेट से। समझ में आया कुछ? तो इस स्टेज में हम एमपी को फॉलोइंग दिखाएंगे, मेन बात ये है। तो डायग्राम जब बनाओगे आप, तो आपका एमपी सिर्फ फॉलिंग होना चाहिए बच्चों, क्योंकि एमपी राइज जो होता है वो तो स्टेज वन में होता है ना, वो तो स्टेज वन में होता है। और एमपी जो नेगेटिव जाता है वो स्टेज थ्री में जाता है। तो स्टेज टू में क्या होता है? स्टेज टू में एमपी आपका फॉल होता है। तो एमपी के भी तीन पार्ट हो गए एक तरह से। एमपी के तीन पार्ट कैसे हो गए सर? अगर एमपी की शेप देखो तो ऐसी होती है। एमपी की शेप कैसी होती है? इनवर्टेड यू शेप। कैसी शेप है? इनवर्टेड यू। तो यहां पर एमपी बढ़ रहा है, ये स्टेज वन है। फिर एमपी आपका फॉल हो रहा है, ये स्टेज टू है। फिर एमपी आपका नेगेटिव चला गया, ये स्टेज थ्री है। तो हम तो बात कर रहे हैं स्टेज टू की। तो स्टेज टू में एमपी विल फॉल एंड टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स में एमपी आपका फॉल होगा और टीपी आपका डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। सिंपल, ये आपका हो गया बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। समझ में आया आप लोगों को बच्चों? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ये दोनों लॉ शॉर्ट रन में है, और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का ही एक्सटेंशन है, आप ये बोल सकते हैं।
और शॉर्ट रन में आपने ये देखा कि फिक्स फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड एंड आउटपुट इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स नॉट फिक्स्ड फैक्टर्स, ये आपने ध्यान दे दिया। अभी शॉर्ट रन के अंदर ही छोटे छोटे दो टॉपिक और हम करेंगे, इंटरेस्टिंग है, समझने वाले हैं, ध्यान से समझना। टॉपिक्स का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर्स के अंदर। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, पहले हम ये करेंगे। फिर पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप देखो रिलेशन ऑफ टीपी एंड एमपी, ये हम लॉ के अंदर ही कवर कर चुके हैं वैसे, पर अलग से एक बार फिर से देख लो रिलेशन ऑफ टीपी एंड एमपी क्या है। ध्यान से सुनना, टेबल में ये यूज करूंगा जो हमने पहले बनाई थी, फिर से हम सेम टेबल बनाएंगे और रिलेशनशिप देखेंगे क्या होता है टीपी में और एमपी में। बच्चों ध्यान देना, टॉपिक का नाम क्या है? रिलेशन। रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, वेरी सिंपल। तो रिलेशनशिप करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले आप एक टेबल बना ले बच्चों, यूनिट्स ऑफ लेबर। फिक्स फैक्टर्स में नहीं लेके चल रहा हूं बिकॉज वो तो फिक्स्ड होते हैं, हम लेबर की बात कर लेते हैं। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट, उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट। एपी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशन कर रहे हैं टीपी का और एमपी का, तो आप सिर्फ क्या लेके चलेंगे? टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टेबल बना लेंगे छोटी सी एक जो हमने पहले बनाई थी। उसके बाद यूनिट्स ऑफ लेबर स्टार्ट करेंगे जीरो से, 0 1 2 3 4 इस तरह से बना लेंगे आप जैसे आपने पहले बनाया था जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किया था, सेम एज इट इज हम वहां भी बना लेंगे बच्चों। तो अभी हम लोग टेबल में क्या लिखेंगे बच्चों? यूनिट्स ऑफ लेबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आप लोग ले लेंगे बच्चों। 8 तक आपने ले लिया यूनिट्स ऑफ लेबर को, और आपको टोटल प्रोडक्ट की टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों, अच्छे से याद होनी चाहिए। तो टीपी की टेबल क्या थी? थोड़ा याद, जरा याद करते हैं बच्चों। तो आप अगर लेबर लगा ही नहीं रहे हैं तो आपका प्रोडक्शन भी क्या आएगा बच्चों? ऑब्वियस जीरो, नो प्रोडक्शन। In the first phase of production, when we increase more and more units of labor on fixed factors, then TP first increase at increasing rate, ऐसा आपने पढ़ा था, और MP starts rising। तो MP को याद कर लो आप, MP आपका बढ़ रहा था स्टेज 1 में, तो आप इस तरह याद करें, MP इंक्रीज हो रहा था 2 3 4, ये आपने MP राइज होता हुआ दिखा दिया। उसके बाद MP फॉल हो रहा था, तो 3 2 1 आपका MP फॉल हो गया। स्टेज 1 में राइज, स्टेज 2 में फॉल। फिर एक टाइम ऐसा आया था जब MP आपका 0 हो गया था, उसके बाद MP नेगेटिव चला गया था। बहुत सिंपल टेबल है बच्चों, 2 3 4 3 2 1, सिंपल 2 3 4 3 2 1। MP को याद कर लो, लॉजिक है। MP स्टेज 1 में बढ़ता है, बढ़ता हुआ दिखा दिया। स्टेज 2 में कम होता है, कम होता हुआ दिखा दिया। स्टेज 3 में नेगेटिव चल रहा है, नेगेटिव दिखा दिया। अब MP को सम करके क्या आप TP फाइंड आउट नहीं कर सकते बच्चों? सर आराम से कर सकते हैं, तो करिए बच्चों फाइंड आउट। MP को प्लस कर दीजिए, 2 का 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 + 0 अगेन 15, 15 - 1 = 14। ये आपका टीपी भी आ गया। तो आप लोगों ने क्या करना है? बड़ा सिंपल है बच्चों, आपको सिर्फ एमपी याद करना है, टीपी अपने आप आ जाएगा। उसके बाद इस टेबल की हेल्प से हम एक डायग्राम बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि टीपी का और एमपी का क्या रिलेशन है। बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। तो आप डायग्राम बनाइए टीपी का और एमपी का। तो टीपी एमपी का डायग्राम जब बनाएंगे आप, एक्स एक्सिस पे आप क्या लिखते हैं बच्चों? एक्स पे लिखते हैं आप यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी आप लिख सकते हैं, और यहां आप लिखें टीपी एंड एमपी क्योंकि आप दोनों बनाएंगे वाई एक्सिस पे। ओके, अब आपका जो स्केल रहेगा लेबर का, 0 से लेके आप 8 तक ले सकते हैं, हमने लिया है स्केल। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आपका टीपी मैक्सिमम 15 तक गया, 15 तक ले लीजिए। 2 4
6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। ये आपने ले लिया टीपी, एमपी और लेबर। सबसे पहले टीपी का ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो टीपी 0 पर 0 है सर, 1 पे जो टीपी है वो है आपका 2, तो आप 2 प्लॉट कर दीजिए 1 पे। 2 पे 5 है, आप 5 प्लॉट कर दीजिए। 3 पे आपका 9 है, आप 9 प्लॉट कर दीजिए। 4 पे आपका 12 है, आप 4 पे 12 प्लॉट कर दीजिए। उसके बाद 14 है, 14 प्लॉट कर दीजिए। उसके बाद 15 है 6 यूनिट पर 15, 7 पे भी 15 और 8 पर फिर से 14। करेक्ट। तो आपका टीपी इस तरह से ज्वाइन होता हुआ इन सारे पॉइंट्स को जैसा बना ऐसा ही बनेगा टीपी, टोटल प्रोडक्ट। तो बच्चों अब एमपी बनाते हैं। 1 पे एमपी 2 है एज इट इज, 2 पे आपका एमपी 3 है, उसके बाद 4 है 3 यूनिट पर, 4 के बाद फिर से 3 है, ठीक है। उसके बाद 5 यूनिट पे कितना है 2, 6 पे कितना है 1, 7 पे 0 और 8 पे -1। तो आप इसको ज्वाइन कर दें बड़े आराम से, एमपी को भी। ये आपका एमपी आ गया दोस्त। एमपी आने के बाद जहां एमपी 0 है उसको आप ज्वाइन कर दीजिए, जहां टीपी आपका 7 पे जो था 15 था उससे ज्वाइन कर दीजिए। यहां लिख दीजिए टीपी इज मैक्सिमम और यहां लिख दीजिए एमपी इज इक्वल्स टू 0। सो सिंपल। यहां एमपी नेगेटिव है आपका। तो अब देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है टीपी में और एमपी में। जब डायग्राम बन जाएगा रिलेशनशिप अपने आप हो जाता है। तो सबसे पहला रिलेशन क्या है बच्चा, यहां लिख देता हूं मैं। सबसे पहला रिलेशन क्या है कि व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज। सर टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है कौन से रेट से, एट इंक्रीजिंग रेट। बच्चा इंक्रीजिंग रेट पता कैसे चला मुझे कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। आप डिफरेंस देखिए, डिस्टेंस देखिए, पहले 2 से बढ़ा, फिर 3 से बढ़ा, फिर 4 से बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ रहा है, रेट फास्ट है, तो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है उस समय एमपी क्या हो रहा है, एमपी ऑल्सो इंक्रीज। ये हो गया आपका पहला रिलेशन। बहुत सिंपल है, समझ में आया कि नहीं बच्चों, बोलो। ये फर्स्ट पॉइंट बने। उसके बाद फिर से टीपी बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, 1 से बढ़ रहा है, ये फिर से बढ़ रहा है। ये हो गया आपका बच्चों टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लिखेंगे टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। जब टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा तो आपका एमपी क्या हो रहा है बच्चों, देखो आपका एमपी फॉल हो रहा है, देन एमपी फॉल, खत्म। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बनेगा, आपका टीपी जब मैक्सिमम हो गया तो आपका एमपी 0 है। डायग्राम में देखिए, आपका टीपी जब मैक्सिमम है तो एमपी क्या है 0। तो व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट एमपी इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल, ये है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। चौथा पॉइंट क्या बनेगा सर, फोर्थ पॉइंट यहां लिखता हूं मैं, यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको डायग्राम के सामने दिखता रहेगा। व्हेन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, अब टीपी फॉल हो गया 15 से 14, एमपी चला गया नेगेटिव। व्हेन टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग एमपी बिकम्स नेगेटिव। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। जब टीपी फॉल होगा तो एमपी आपका नेगेटिव चला जाएगा। ये है बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। इसको आप यहां देख सकते हो, टीपी और एमपी हमने बना दिया टेबल से भी और उसके बाद ग्राफ से भी। तो रिलेशनशिप क्या है कि एज लॉन्ग एज टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट टिल पॉइंट टी। टी पॉइंट यहां पर, इसको आप पी पॉइंट लिखा है, आप पी लिखेंगे बच्चों, टी पॉइंट काट के यहां पी लिख देना, थोड़ा सा रॉन्ग है, मिस्टेक है यहां पर। तो ये टी नहीं है, यहां पे आप पी पॉइंट लिखेंगे। यहां तक टीपी बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट से, ओके। तो एमपी आपका इंक्रीज होगा। उसके बाद व्हेन टीपी इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट एमपी डिक्रीजेस, ठीक है, एमपी डिक्रीजेस। उसके बाद बच्चों जब टीपी आपका मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाएगा, पॉइंट एम पर, मैक्सिमम पॉइंट कहां है, पॉइंट एम पर, तो आपका एमपी 0 होगा। एमपी आपका 0 होगा 1 सेकेंड बच्चा, 1 सेकेंड। एमपी आपका क्या होगा 0 होगा।
तो MP0 कहाँ है? पॉइंट N पे, यहां मार्क कर देंगे आप पॉइंट N पे आपका MP0 टीपी मैक्सिमम है। उसके बाद टीपी स्टार्ट्स फॉलिंग, देन MP बिकम्स नेगेटिव। जब टीपी आपका फॉल होगा तो MP आपका नेगेटिव चला जाएगा। ये आपका हो गया बच्चों रिलेशन बिटवीन टीपी एंड MP। जो हमने अभी नोट्स में किया लिखकर, वही चीज वापस यहां लिखी हुई है जो हमने यहां पर लिखी। तो टीपी और MP का रिलेशनशिप हमने कर लिया। बहुत ही आसान था, बहुत ही सिंपल था। ये हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी कवर कर लिया था बच्चों। लेकिन जो रिलेशन एपी और एमपी के बीच में है, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बन सकते हैं। तो एपी और एमपी, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के रिलेशन को ध्यान से सुनना। उसमें काफी नए पॉइंट आएंगे जो यहां पर नहीं है, शायद आपने कभी नहीं देखे। तो मैं शुरू करूंगा अभी रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना है आपको। रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। बच्चों टेबल जो बनेगी, आपने बना लिया टेबल ऊपर, इसी टेबल में हम एवरेज प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, और डायग्राम बनाएंगे उसके बाद। तो रिलेशनशिप करने के लिए ना आपको सबसे पहले टेबल चाहिए होती है बच्चों। तो सबसे पहले लिखेंगे आप यहां पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब की लेबर। बहुत ही जरूरी है लिखना यूनिट्स ऑफ लेबर। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। कॉलम बना लीजिए बच्चों, ये लेबर का कॉलम बन गया। उसके बाद आप कम से कम 3 कॉलम बनाइए, क्योंकि यहां टीपी लिखा जाएगा, फिर एमपी लिखा जाएगा, उसके बाद एपी भी लिखोगे आप लोग। तो कम से कम 3 कॉलम बनाओ, ठीक है। उसके बाद आप लिखो यहां पर टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। आपको रिलेशनशिप करना है बच्चों एपी और एमपी का। तो दोनों ही चाहिए आपको, एपी भी चाहिए एमपी भी चाहिए। फिर टीपी को लिखा सर बिना टीपी के कैसे निकाल दूंगा मैं एपी और एमपी ना, इसलिए मुझे टीपी लिखना पड़ा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं टीपी की टेबल। तो एमपी मैंने याद कराया था आपको कि एमपी पहले बढ़ता है सर 2, 3, 4, 3, 2, 1, देन 0 एंड -1। सिंपल है, इसको ऐड कर दो, टीपी आ जाएगा आपके पास। प्रोडक्शन नहीं होगा अगर लेबर ही नहीं लगी हुई, तो 0। 2 का 2, फिर 2 + 3 सर 5, 5 + 4 9, 12, 12 + 2 14 + 1 15 + 0 अगेन 15 -1 14। ये आपका टीपी भी आ गया। अब एपी कैसे निकलता है सर? फॉर्मूला ध्यान दो। एपी क्या होता था? एवरेज प्रोडक्ट रेफर्स टू द पर यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। कि टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लेबर से, तो आपके पास एवरेज प्रोडक्ट आ जाता था। तो आप डिवाइड कर दीजिए, 2 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, 5 डिवाइड बाय 2 2.5, 9 डिवाइड बाय 3 3, 12 डिवाइड बाय 4 अगेन 3, 14 डिवाइड बाय 5 2.8, 15 डिवाइड बाय 6 1.6 अपना 15 डिवाइड बाय 6 तो 2.6 2 जा 12 और 6 5 जा 30 2.5। उसके बाद 15 बाय 7 2.1, 14 बाय 8 1.7। ये आपका आगे बच्चों एवरेज प्रोडक्ट। कैसे निकाला मैंने बच्चों? मैंने क्या किया, टीपी को डिवाइड कर दिया किससे? लेबर से। तो मैंने आपको एवरेज प्रोडक्ट निकाल के दिखा दिया बच्चों, ठीक है। इसके बाद अब क्या करेंगे, टीपी को डिवाइड करा आपने किससे? लेबर से, आपका एपी आ गया, ठीक है। अब आप डायग्राम बनाएंगे किसका? एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का। सर क्यों? सर आप रिलेशन किसका कर रहे हो? ऑब्वियस एपी और एमपी का कर रहे हो ना। तो जिसका रिलेशन कर रहे हो उसी का डायग्राम बनाओगे या कोई और बनाओगे? सर उसी का बनाएंगे जिसका रिलेशनशिप कर रहे हैं। तो आप कर रहे हो एपी और एमपी का रिलेशन बच्चा, तो आप डायग्राम भी किसका बनाएंगे? एपी का और एमपी का बनाएंगे, ध्यान देना, ठीक है। एपी एमपी का बनाएंगे। तो अभी एक्स एक्सिस पे आप लोग यूनिट्स ऑफ लेबर लिखेंगे
और वाई एक्सिस पे आप लोग लिखेंगे एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। वेरी सिंपल। तो लेबर आपने 8 तक लिए, आप 8 तक लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम आपका जो एमपी है वो 4 तक गया है और जो एपी है वो 3 तक गया है। इसका रिलेशन करना इसी को देख रहा हूं। तो मैक्सिमम 4 तक मुझे लेना है, तो मैं 1 का स्केल लेके 4 तक ले लेता हूं। 1 2 3 एंड 4, ये मेरा 4 तक हो गया। अब मैं डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले बनाऊंगा मैं एमपी, फिर बनाऊंगा मैं एपी। यूनिट्स ऑफ लेबर मैंने नीचे लिया, नीचे लिख दिया एक्स एक्सिस पे यूनिट्स ऑफ लेबर। सर जब लेबर की यूनिट 1 थी तो मेरा एमपी 2 था, तो 1 पे मैंने प्लॉट कर दिया सर 2। 0 पर 0 प्लॉट कर सकता हूं, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि प्रोडक्शन है ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद जब यूनिट्स 2 थी तो एमपी मेरा 3 था सर, तो मैंने 3 प्लॉट कर दिया, 2 पे 3 प्लॉट कर दिया। ओके। उसके बाद जब यूनिट 3 थी तो एमपी मेरा 4 था, मैंने 4 प्लॉट कर दिया, बहुत आसान। उसके बाद फिर से 3 हो गया एमपी 4 यूनिट पे, मैंने 3 कर दिया। उसके बाद 2 हो गया, मैंने 2 प्लॉट कर दिया। 6 पे 1 हो गया, मैंने 1 प्लॉट कर दिया। 7 पे 0 चला गया, एमपी 0 प्लॉट कर दिया। 8 पे -1 चला गया बच्चा, मैंने -1 प्लॉट कर दिया। आप -1 नीचे ले सकते हैं। ओके। तो अभी आप इसको ज्वाइन करेंगे एमपी के डॉट्स को, तो आपको एमपी कर्व कुछ इस तरह से मिलेगा। बहुत ही सुंदर सा डायग्राम बनाना है आपको, तभी समझ में आएगा कि क्या रिलेशन है। तो एमपी आपका यहाँ पर 0 है, आप लिख देंगे एमपी इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान। ठीक है, यहाँ पे आपका एमपी नेगेटिव है, नेगेटिव लिख देंगे आप लोग, एमपी बन गया। अब आप लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट बनाएंगे बच्चा। क्या बनाएंगे, एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि एपी। बहुत ध्यान से सुनना, यूनिट 1 ऑफ लेबर पे आपका एपी 2 है, तो आपने 1 पे 2 ही लगाना है, जो यहां लगा हुआ डॉट वही रहेगा। उसके बाद आपका एपी 2.5 है एट 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, तो 2 यूनिट्स पे 2.5 प्लॉट करना है, तो कहीं ना कहीं आप बीच में यहां पे प्लॉट करेंगे बच्चा। ये आपका एपी हो गया, डॉट रेड वाला डॉट जो है। उसके बाद एपी आपका है 3 यूनिट पे, तो आपने 3 प्लॉट कर दिया, बहुत ही आसान। 4 पे आपका जब 4 यूनिट ऑफ लेबर है तो आपका एपी फिर से 3 है, तो आपने फिर से 3 प्लॉट कर दिया। जहां पे एमपी था 3, वहीं पर वापस से 3 आ गया, तो ये दोनों के डॉट हो गए, समझ रहे हो। उसके बाद 5 यूनिट पे आपका एपी 2.8 है, तो 5 पे आप 2.8 प्लॉट कर देंगे। ठीक है, 2.8 5 पे, तो कहीं ना कहीं समवेयर 2.5 के ऊपर यहां पे आएगा 2.8। ओके, यहां पर। उसके बाद 2.5 है, यूनिट जब 6 है तो 2.5 आपका एग्जैक्ट यहां पे आएगा बच्चों, 2.5। 7 पे आपका जो एपी है वो 2.1 है, तो 7 पे आपका 2.1 समवेयर यहां आ जाएगा। और 8 पे आपका 1.6 है, सॉरी 1.7 है, तो 1.7 आपका यहां आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग अब एपी को ज्वाइन करेंगे ना, तो आपका इस तरह से ये आपका एवरेज प्रोडक्ट आ गया। बहुत ही सुंदर तरीके से सिंपल प्रेजेंटेशन, इस पॉइंट पे कट कर गया एपी। एपी को कट कर गया, एपी किसको, एमपी को। तो एपी इज इक्वल टू एमपी, बिना सोचे समझे आप लिख देंगे, क्योंकि कट कर रहा है तो ऑब्वियस इक्वल टू होगा यहाँ पर। ठीक है, इतना करने के बाद अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं जो पॉइंट्स लिखूंगा उन पॉइंट्स को मैं बोलूंगा। जब मैं बोलूंगा तो आप डायग्राम को देखना कि मैं क्या देखकर बोल रहा हूं, आप भी डायग्राम को देखें कि मैं क्या लिख रहा हूं। ओके, शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप करने जा रहे हैं एपी का और एमपी का। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सुनना बच्चों ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा बच्चों, कि व्हेन एपी इंक्रीज, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज, ध्यान से देखो डायग्राम में, जब आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज भी हो गया और उसके बाद डिक्रीज भी हो गया। बच्चा मैं बोलना चाहता हूं, आपका एवरेज प्रोडक्ट जो है वो 4 यूनिट तक इंक्रीज हुआ। 4 यूनिट तक, ध्यान से देखो, मैक्सिमम 3, यहां तक बढ़ा आपका एपी। जब तक एपी बढ़ा तब तक आपका एमपी बढ़ भी गया और कम भी हो गया। टेबल में देखो, आपका एमपी 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 3 भी हो गया, लेकिन आपका एपी बढ़ ही रहा है सिर्फ, यहां तक देखो आप। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन एपी इंक्रीज
एमपी में राइज और फॉल बोथ। समझ में आ? एमपी में राइज और फॉल बोथ। जब एपी बढ़ता है ना तो एमपी बढ़ भी गया और कम भी हो गया। हियर जब दोनों बढ़ रहे हैं तो एमपी ध्यान से देखो ग्रेटर है एपी से। एमपी बड़ा है एपी से। मेरी बात को ध्यान से सुनो बच्चों, जब एपी बढ़ रहा है एमपी भी बढ़ रहा है, लेकिन जब बढ़ रहे हैं तो एमपी जो है आपका वो एपी से हमेशा ग्रेटर ही है। देखो एमपी का कर्व ऊपर है, मैं लिख सकता हूं यहां पे एमपी इज मोर देन एपी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि जब एमपी बड़ा होगा एपी से तो व्हाट हैपेंस टू एपी? एपी राइज सर। जब एमपी बड़ा होगा एपी से व्हाट हैपेंस टू एमपी? एमपी में राइज और फॉल बोथ सर। ये आपका आंसर होगा। तो बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो पहला रिलेशन ध्यान से देखो, जब एपी आपका बढ़ रहा है, एपी सिर्फ बढ़ ही रहा है और एमपी बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। तो जब एपी बढ़ता है, क्या एमपी सिर्फ बढ़ता है? ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। जब एपी बढ़ता है तो एमपी बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। मेरी बातों को ध्यान से देखो, डायग्राम के अंदर डायग्राम सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बनेगा? व्हेन एपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। क्या है ऐसा? व्हेन एपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। सर एपी 3 और 3, इससे बड़ा तो है ही नहीं कहीं, और कांस्टेंट भी है, 2 बार 3 हो गया क्योंकि, तो मैक्सिमम भी है और कांस्टेंट भी है। जब एपी मैक्सिमम कांस्टेंट दोनों है, देन एमपी इज इक्वल्स टू एपी। क्या सर? सर जब एपी कांस्टेंट है और मैक्सिमम है, दोनों बराबर नहीं है। देखो 3 और 3 इक्वल आ गए। यहां देखो आप, यहां पे आपका एपी हाईएस्ट वैल्यू पे है, कांस्टेंट भी हो गया यहां पे, इसी पॉइंट पे तो दोनों बराबर है। तो क्या लिखा? व्हेन एपी इज मैक्सिमम एमपी इज इक्वल्स टू एपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब एपी मैक्सिमम होगा तो दोनों बराबर होंगे, एमपी भी और एपी भी। उस समय एमपी फॉल हो रहा होगा। जब दोनों बराबर है ना तो यहां पे एमपी आपका फॉल हो रहा होगा। हियर एमपी इज फॉलिंग। समझ रहे हो? देखो एमपी फॉल होने के बाद कट कर रहे हैं, एमपी इज फॉलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी होता है बच्चों। अब लास्ट और थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? ये बनेगा जब एपी कम होना शुरू हुआ, एपी गिरना शुरू हुआ, फॉल होना शुरू हुआ, तो एमपी भी फॉल होना शुरू हुआ। लेकिन एमपी को इतनी जल्दी थी, बेचारा नेगेटिव चला गया, तो एमपी बहुत फास्ट फॉल होता है। तो व्हेन एपी स्टार्ट फॉलिंग, व्हेन एपी स्टार्ट्स फॉलिंग, एमपी ऑल्सो फॉल, एमपी ऑल्सो फॉल, but MP fall faster than AP. MP fall faster than AP. Hence वो जल्दी गिरता है, इसी वजह से MP छोटा होता है AP से। यहां पर MP छोटा होता है। सर कहां है छोटा, दिखाओ तो सही। MP छोटा कहां है AP से? बच्चों ध्यान से देखो, जब AP फॉल हो रहा है, अब देखना, जब AP फॉल हो रहा है तो MP भी फॉल हो रहा है। एमपी इतना जल्दी फॉल हो गया, नेगेटिव चला गया। यहां देखो एमपी का कर्व नीचे है, एपी का कर्व ऊपर है, तो एमपी छोटा ही हुआ ना सर। टेबल में देखो आप, टेबल में दिखाता हूं। एमपी छोटा है एपी से, यस और नो? यहां भी छोटा है, यहां भी छोटा है, ठीक है, यहां भी छोटा है। जब दोनों गिरते हैं ना तो एमपी छोटा होता है एपी से, लेकिन जब दोनों बढ़ते हैं ना तो एमपी बड़ा होता है एपी से। ये बात ध्यान रखना। जब एपी बढ़ता है, एमपी बढ़ता है, तो एमपी ग्रेटर होता है एपी से। जब एपी गिरता है, एमपी भी गिरता है, तो एमपी छोटा होता है एपी से, क्योंकि एमपी बहुत फास्टर गिरता है। ये है रिलेशन एपी और एमपी का। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से काफी सारे क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन काफी सारे बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान से करना इस चीज को। तो हमने पढ़ लिया रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। यही चीज आपके नोट्स में भी लिखी हुई है। एपी एमपी का क्या रिलेशन है, तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां लिखा हुआ है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से करना, ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से देख लो, जब एपी इंक्रीज हो रहा है तो एमपी राइज भी हो गया और फॉल भी हो गया। जब एपी कांस्टेंट है
तो दोनों बराबर है एपी एमपी। जब एपी गिर रहा है एमपी भी गिर रहा है, एमपी बहुत जल्दी गिर रहा है इसीलिए एमपी छोटा है एपी से। बहुत सिंपल। एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं जाता, ये बात आप लिख सकते हो कि एवरेज प्रोडक्ट एपी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, क्योंकि एक लेबर का होता है एवरेज प्रोडक्ट और एक लेबर खाली तो बैठेगी नहीं, कुछ ना कुछ तो बनाएगी। तो एपी कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो सब निकल गया हमारा इसमें रिलेशन। उसके बाद आपका शॉर्ट रन टॉपिक यहां पे खत्म हो गया। आपका शॉर्ट रन जो है वो यहां पे खत्म हो गया बच्चों। शॉर्ट रन खत्म होने के बाद अब जो शुरू होगा वो यहां से शुरू होगा आपका लॉन्ग रन। यहां से आपका लॉन्ग रन शुरू होगा बच्चों। तो अभी हमने आज शॉर्ट रन खत्म कर लिया, यहां से आपका लॉन्ग रन शुरू होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स दोनों को ही आप चेंज कर सकते हो। वेरिएबल तो चेंज हो ही रही है, लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर्स कैन आल्सो बी चेंज्ड। और प्रपोर्शन जो होता है, रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट प्रपोर्शन में इंक्रीज होते हैं। और लॉन्ग रन में जो प्रोडक्शन की लॉ आएगी, सर लॉन्ग में भी लॉ है ऑब्वियस, शॉर्ट में लॉ ऑफ प्रोपोर्शन, लॉन्ग में भी लॉ है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो शॉर्ट रन में भी लॉ है, लॉन्ग में भी लॉ है। लॉन्ग की लॉ कौन सी है, लॉन्ग रन पीरियड की लॉ कौन सी है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अच्छे से करेंगे उसको। उसके बाद आपका एक टॉपिक और भी है इस चैप्टर में, फिर ये खत्म होगा। तो नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं बच्चों लॉन्ग रन। तो नेक्स्ट क्लास से पहले पहले शॉर्ट रन को ऑन टिप्स कर ले, ठीक है। हमेशा बोलता हूं आपको, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे उसके बाद लॉन्ग रन। थैंक यू।